हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स, और ये हमारा होने वाला है थर्ड लेक्चर। ठीक है, जिसमें कि हम जो है ये चैप्टर 9 कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, यहाँ तक हमने कंप्लीट की थी। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हमने प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यहाँ तक हमने जो है इसको कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स, जो कि थर्ड लेक्चर होने वाला है, और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो लेक्चर शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली बातें, आपके पास आपकी एनसीईआरटी खुली हुई होनी चाहिए, प्लस आपके पास पेन एंड कॉपी होना चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके और नोट कर सके। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चले। सेकंड, अगर आप कोई वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 9.8 एंजाइम्स। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। ठीक है, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम। तो यहाँ पे कुछ न्यूक्लिक एसिड है जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम. An enzyme, like any protein, has a primary structure that is amino acid sequence of the protein. An enzyme, like any protein, has the secondary and tertiary structure. ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या बोला गया है इतने छोटे से पैराग्राफ में कि जितने भी एंजाइम हैं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या? यहाँ पे राइबोजाइम है, राइबो न्यूक्लियस पी है, एंड पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज है। तो इनके अलावा जितने भी एंजाइम है, सारे के सारे जितने भी नॉन एंजाइम है, वो सभी के सभी क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लिक एसिड का यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल कि ये एंजाइम की तरह बिहेव करता है, उसका नाम क्या है? राइबोजाइम, जो कि यहाँ पे एक्सेप्शन में भी ये लिखा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब देखो यहाँ पे एंजाइम स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है कि ये जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो लाइक एनी प्रोटीन। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें सिंपली अमीनो एसिड ही प्रेजेंट थे। ठीक है, सीक्वेंस वाइज। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर भी वो हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो लाइक एनी प्रोटीन क्यों है? क्योंकि जितने भी ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम है वो क्या है? वो प्रोटीन ही तो है, इसीलिए उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रोटीन की तरह ही होगा। और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ये 4 लेवल के हमने क्या पढ़े थे? यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़े थे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? नाउ when you look at a tertiary structure upon itself, the chain crisscross itself and hence many crevices or pockets are made. ठीक है, तो हमने टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब टर्शरी स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे क्रिस क्रॉस इस तरह से चेन्स जो है होते हैं, तो बहुत सारे क्रिवाइसेस और पॉकेट्स, ठीक है, क्रिवाइसेस और पॉकेट जो है आपको देखने को मिलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में। और वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। ठीक है, और ऐसा ही जो पॉकेट होता है, जो क्रिवाइसेस होता है, उसी को ही क्या कहा जाता है? एक्टिव साइट कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर हुई? नाउ एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ crevices or pocket into which the substrate fits. Thus, enzyme through their active site catalyzes reaction at high rate. Okay. अब देखो यहाँ पे किसकी बात हुई? टर्सरी स्ट्रक्चर की बात हुई। टर्सरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे जो अमीनो एसिड चेन्स हैं, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो क्रिस क्रॉस होकर के वो हॉलो बुलन बॉल का क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको बहुत सारे जो है क्रिवाइसेस, ये जो यहाँ पे ये जो बना स्ट्रक्चर, इसी को हम यहाँ पे क्या करें? क्रिवाइसेस और पॉकेट। ठीक है,
तो इसीलिए वहां पे जो चेन्स है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो क्रिस क्रॉस होकर के वहां पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। टर्शरी का मतलब थ्री डायमेंशनल व्यू, जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है उसमें आपको बहुत सारी क्रिवाइसेस और पॉकेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसी पॉकेट एक क्रिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्टिव साइट कहते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव साइट है क्या, देखो, जो एंजाइम होता है उसमें एक्टिव साइट होता है, और ये एक्टिव साइट क्या है, क्रिवाइसेस और पॉकेट में। अब देखो, पॉकेट का मतलब ऐसे समझो जिसमें हम कुछ फिट कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक्टिव साइट क्या है, डिवाइसेस और पॉकेट है किसमें, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट, जिसमें कि क्या होता है, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट मान लो, सबस्ट्रेट का मतलब अभी आप मान लो कि कोई भी जो चीज है, ठीक है, वो एकदम अच्छे से एग्जैक्टली क्या हो जाती है, वहां पे फिट हो जाती है, ठीक है। तो एंजाइम है, एंजाइम में क्या है, एक्टिव साइट है, और एक्टिव साइट क्या है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइसेस और पॉकेट है एक, ठीक है। जैसे कि आप ये क्या है, एंजाइम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, क्रिवाइसेस और पॉकेट है, जिसमें कि एक्टिव साइट क्या है, प्रेजेंट है। यहां तक बात समझ में आई, ओके। अब इसी में क्या होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आएगा और वो जो है इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिट हो जाएगा, उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटेलाइज द रिएक्शन एट हाई रेट। अब ये जो एंजाइम है, इसी एक्टिव साइट के थ्रू क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। अब रिएक्शन को कैटेलाइज करने का मतलब क्या है, चलो हम इसको क्या करेंगे, आगे देखेंगे, ओके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, क्या, ऑल नोन एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। ये आप ये जो है नीट क्वेश्चन, नीट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जितने भी एंजाइम्स है वो सारे के सारे क्या है, प्रोटीन्स है, लेकिन ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। यहां तक बात समझ में आई, ओके। नाउ, so enzyme catalyst through their active site catalyze reactions at high rate. Enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in many ways, but one major difference needs mention. अच्छा, तो पहले हम आगे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड एंजाइम के बारे में पढ़ने के पहले हम ये जान लेते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। देखो, catalysts increase the rate of a chemical reaction without itself being consumed or permanently changed in the process. अब देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, मान लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए है, ठीक है, और यहाँ से ये क्या कर रहा है, बी प्रोडक्ट बना रहा है, ओके। अब यहाँ पे ए से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे बी, तो ए से बी प्रोडक्ट बनने में इसको मान लो 10 मिनट्स का टाइम लग रहा है, ठीक है, 10 मिनट का यहाँ पे इनको समय लग रहा है। लेकिन यहीं पे ए है, ठीक है, और ए को यहाँ पे बी प्रोडक्ट में फॉर्म होना है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कैटलिस्ट दे दिया सी, ठीक है। अब जो रिएक्शन ये 10 मिनट में हो रही थी, वो अब सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिनट में या उससे कम समय में वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो कैटलिस्ट है क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका रेट, ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का बनने का जो रेट है, प्रोडक्ट के बनने का जो दर है, उसको क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है, उसको वो बढ़ा देता है। तो ये एक काम कैटलिस्ट का समझ में आया, ठीक है। अब कैटलिस्ट का एक और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक फीचर है, कि क्या होता है कि जब भी ये ए से ये बी प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करेगा, लेकिन क्या ये सी डी में चेंज हो जाएगा क्या, ई में चेंज हो जाएगा क्या, या कुछ और बन जाएगा क्या, नहीं। सी जो है आफ्टर रिएक्शन भी वो सी ही रहेगा, कैटलिस्ट कैटलिस्ट ही रहेगा। यहां तक बात समझ में आई, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कैटलिस्ट विदाउट itself being consumed और permanently change in the process, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो है, ये जो प्रोसेस है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, उसमें ना तो वो कंज्यूम होता है और ना ही ये परमानेंटली चेंज होता है। यहाँ तक बात समझ में आई, कैटलिस्ट क्या है, ओके। अब यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट देखने को मिलता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट देखने को मिलता है, तो चलो उसके बारे में हम देखते हैं। Inorganic catalysts work efficiently at high temperature and high pressure, while enzymes get damaged at high temperature, say above 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो यहाँ पे एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है। तो वहां पे एक, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है, अंतर है, जिसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि जो भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं,
ठीक है, वो क्या करते हैं, वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप उनको हाई टेम्परेचर और प्रेशर दे रहे हैं तभी भी वो जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो क्या करेंगे, वो काम करेंगे इफिशिएंटली, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की बात करें, एंजाइम की बात करें, तो अगर आप उनको क्या करेंगे, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को अगर आप क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर अगर थोड़ा सा बढ़ा देंगे से अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। क्यों डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रोटीन जो स्ट्रक्चर होते हैं, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, और जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो हाई टेम्परेचर देने पे वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है या डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एंजाइम है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, वो क्या होगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर देने पे वो भी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नाउ, अब यहाँ पे ये जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है वो एंजाइम तो होगा ही, साथ ही अ प्रोटीन समटाइम्स आरएनए। तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन को भी यहाँ पे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जा रहा है, और समटाइम्स आरएनए, जैसे हमने राइबोजाइम वहां पे पिछले स्लाइड में देखा था। ठीक है, लेकिन कोर जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है वो कौन होगा, उसका नाम जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंजाइम ही आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। Speeds up the biochemical reaction in living organism without being used up in the process। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है उसका जो है डेफिनेशन क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो वहां पे उन रिएक्शंस को क्या करती है, कैटलाइज करती हैं, मतलब कि उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ जो वेलोसिटी है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन दी प्रोसेस, और उस प्रोसेस में ये जो है खुद कंज्यूम नहीं होती, यूज नहीं होती है। यहाँ तक बात समझ में आई? Now, however, enzymes isolated from organisms who normally live under extremely high temperature, that is, hot winds and sulfur springs, are stable and retain their catalytic power even at high temperatures up to 80 degree to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या कहा कि जो भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है एंजाइम, जो कि कहाँ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, ठीक है, और बायोकेमिकल रिएक्शंस को वो कैटलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, हॉट विंड्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स पे। ठीक है, आपने ऐसी जगह देखा होगा जहां से जो है गर्म पानी जो है निकल रहे होते हैं, ठीक है, उसी को हम हॉट विंड्स या सल्फर स्प्रिंग्स कहते हैं। तो वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको हम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो कि लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, हॉट विंड्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पे रहता है उसको हम थर्मोफिलिक, थर्मो मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेम्परेचर, फिलिक मीन्स लवर, ठीक है, टेम्परेचर लवर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे हम उनको। तो उनसे जो एंजाइम आइसोलेट किया गया, ठीक है, वो कैसा होता है, वो थर्मली स्टेबल होता है। थर्मली स्टेबल होने का मतलब इवन एट हाई टेम्परेचर अप टू 80 डिग्री टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर। ठीक है, तो थर्मली स्टेबल होने का मतलब यही है कि हाई टेम्परेचर पे भी वो उनका जो कैटालिटिक पावर है वो डीनेचर नहीं हो रहा है, ठीक है, वो डैमेज नहीं हो रहा है, वो काम करेगा ही करेगा। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाउ, थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। जब हम पीसीआर पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ेंगे क्लास 12 में, तब वहां पे एक बैक्टीरिया का नाम आएगा थर्मस एक्विटिकस। ठीक है, ये जो थर्मस एक्विटिकस है, तो इससे हम डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि पीसीआर में यूज होता है, तो वो आएगा। तो ये भी, ये जो थर्मस एक्वेटिकस जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। नाउ, तो हम यहाँ पे आते हैं केमिकल रिएक्शन 9.8.1 पर। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम? ठीक है, तो हम एंजाइम को समझेंगे कैसे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम को समझने से पहले चलो हम पहले क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को समझ लेते हैं। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगोस टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, तो जो भी केमिकल कंपाउंड्स है उनमें आपको टू टाइप्स ऑफ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अ फिजिकल चेंज सिंपली रिफर्स टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो पहला चेंज यहाँ पे क्या है, फिजिकल चेंज है, जहां पे शेप में चेंज होगा विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो वहां पे कोई भी जो बॉन्ड है,
ठीक है? कोई भी बॉन्ड है वो उसमें वो नहीं टूटेगा, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होगा, बस वहां पे शेप का चेंज होगा। ओके, तो ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। नाउ दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर और व्हेन वाटर बिकम्स अ वेपर। ठीक है, तो जो शेप चेंज हो रहा है लेकिन बॉन्ड वहां पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो अनदर यहाँ पे क्या है? फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रोसेस इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर वहां पे चेंज हो रहा है, ये भी एक फिजिकल प्रोसेस है। जैसे कि जो आइस है वो मेल्ट होकर के यहाँ पे मेल्ट मेल्ट होकर के यहाँ पे वाटर फॉर्म कर रहा है, और वाटर को जब आप हीट करोगे तो वो वेपर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से एयर में ये क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका फिजिकली जो है ये चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो कभी भी आपको पूछा जाए कि आइस जो है वाटर बना, फिर उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो क्या ये केमिकल प्रोसेस है? नहीं, दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, उनके जो शेप है एंड साइज है उसी में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप इनके बॉन्ड की बात करें तो आइस हो, वाटर हो, वेपर हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स ही तो होंगे। ठीक है, बस इनका जो है वहां पे शेप जो है, फिजिकल जो स्टेट है, ठीक है, वो चेंज हो गया है। तो ये भी क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस ही है। These are also physical processes. ठीक है? However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called as chemical reaction. ठीक है? तो अब यहाँ पे दूसरा क्या आता है? केमिकल चेंज, या आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे बॉन्ड्स का क्या होगा? वहां पे ब्रेकेज होगा, टूटेगा, फिर उसके बाद वहां पे न्यू बॉन्ड्स जो है बनेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। अच्छा, इसके ये एग्जाम्पल से पहले हम एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, BaOH ट्वाइस H2SO4, ठीक है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड हम इसको कहते हैं, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, यस, इट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे BaSO4 एंड H2O, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये जो SO4 है, यहाँ से इसका जो बॉन्ड है, सल्फ्यूरिक एसिड से जो बॉन्ड है यहाँ पे, वो ब्रेक करके ये बेरियम के साथ जुड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये यहाँ से निकल करके क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, ये जो H2SO4 मॉलिक्यूल है, वहां से ये जो SO4 है, इसका जो है ब्रेकेज हो रहा है, और वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है किसके साथ? बेरियम के साथ। ठीक है, तो ये बेरियम सल्फेट यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ओके, अब और यहाँ पे ये जो OH है, ठीक है, और ये जो H2O है, ये आपस में मिलकर के यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेकेज है, बॉन्ड का यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड जो है टूट रहे हैं और नए बॉन्ड जो है फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? इट इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसको कहते हैं? जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बना हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जो स्टार्च है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो ग्लूकोज से ही मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था। तो यहाँ पे ये जो स्टार्च है उसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो ग्लूकोज में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या है? एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम जो सल्फेट बन रहा है, ये क्या है? इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे दोनों ही जगह पे जो बॉन्ड्स है वो क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो रहे हैं, और न्यू बॉन्ड्स जो है फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो ये जो स्टार्च है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज क्या है? मोनोमर है, और ग्लूकोज ग्लूकोज मिल करके क्या बनाते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। फिर उसके बाद वहां पे क्या होता है? स्टार्च का वहां पे फॉर्मेशन होगा। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है, बहुत सारे ग्लूकोज लगेंगे। ठीक है, तो वहां पे जो हाइड्रोलिसिस होगा तो वो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था वो क्या होगा? ब्रेक होगा, और वो ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म होगा। अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। Now, rate of a physical or chemical process refers to the amount of product formed per unit time. It can be expressed as, ठीक है, तो जो rate of reaction है तो उसको हम del P divided by del T, ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो रेट ऑफ द
amount of product formed per unit time. So this is the definition of the rate of the reaction, that amount of product, ठीक है, amount of product formed per unit of time. तो कितने समय में जो है इतना सारा जो है प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है, यही जो क्या है रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है. यहां तक बात समझ में आई? ओके. नाउ रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी. ठीक है, तो रेट को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड. अब यहाँ पे वेलोसिटी कह सकते हैं लेकिन डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड क्यों? क्योंकि वेक्टर क्या है, वेक्टर ये जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है. इसका मतलब आपको जो है, अगर आप वेलोसिटी कहीं पे भी लिखते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह से जो डायरेक्शन है उसको आपको मेंशन करना होता है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई करें तो हम रेट को क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं. Rates of physical and chemical processes are influenced by temperature among other factors. ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स से भी. A general rule of thumb is that rate doubles or decreases by half for every 10 degree centigrade change in either direction. Now, that is the very, very important point. Okay. Catalyzed reactions proceed at rates vastly higher than that of uncatalyzed one. अब देखो, यहाँ पे पहले हम ये समझते हैं, तो ये जो रेट है वो क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम. तो पर यूनिट टाइम में कितना आपका जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन. ये जो रेट है इसको हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं अगर वहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड है तो. ओके. अब यहाँ पे बोला गया है अनकैटालाइज रिएक्शन एंड कैटालाइज रिएक्शन. अनकैटालाइज रिएक्शन स्लो रेट, जैसे हमने देखा था कि ए से बी अगर कोई भी कैटालाइज नहीं है तो वो 10 मिनट में फॉर्म हो रहा है. लेकिन वहीं पे अगर कैटालाइज रिएक्शन हो, कैटालाइज प्रेजेंट हो, तो वो जो रिएक्शन जो 10 मिनट में कंप्लीट हो रही थी वो 1 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कैटालाइज रिएक्शन रेट्स वास्टली हायर. ओके. नाउ अब यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है. तो ये जो एंजाइम का जो एक्टिविटी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप इंक्रीज करते हो तो वो क्या होगा, दो गुना जो है बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा एंजाइम का जो एक्टिविटी है. ओके. लेकिन अगर आप इसी एंजाइम एक्टिविटी में क्या करेंगे, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस करेंगे, लेस करेंगे, कम करेंगे, तो वहां पे जो है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ. तो रेट जो है एंजाइम एक्टिविटी का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर. ठीक है, तो हम देखेंगे कि टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पे क्यों लिखा है. और एंजाइम एक्टिविटी जो है बाय हाफ, ठीक है, आधा हो जाएगा आपका वहां पे अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम करते हैं तो. एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए. ओके. Now, when enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher in that the same but uncatalyzed reaction, for example. Okay, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, वाटर. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये मिलकर के क्या बना रहा है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड. क्या बना रहा है ये, कार्बोनिक एसिड. ओके. अब यहाँ पे एंजाइम दिया गया है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. अब यहीं पे हम यहाँ पे समझेंगे. ठीक है, ये कैटालाइज्ड एंड अनकैटालाइज्ड रिएक्शन. इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो. अगर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज ना हो तो ये जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा स्लो होगी, विथ अबाउट 200 molecules of H2CO3 being formed in an hour. ठीक है, तो 1 घंटे में जो है यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 ही फॉर्म होंगे. However, by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speeds up dramatically with about 60 6 lakh molecules being formed every second. ठीक है, the enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million times. The power of enzyme is incredible indeed. Okay, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये रिएक्शन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है मिलकर के यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बना रहा है. अगर यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एंजाइम है, यहाँ पे कोई भी एंजाइम ना हो, अनकैटालाइज रिएक्शन हो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे. ठीक है, इन एन आर, 1 घंटे में आपका 200 मॉलिक्यूल ही फॉर्म होगा.
अगर यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लाख मॉलिक्यूल्स जो है बनेंगे एवरी सेकेंड। ठीक है, वहां पे जब अनकैटालाइज्ड रिएक्शन था तो यहाँ पे क्या हो रहा था? 200 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे थे। 200 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे थे 1 घंटे में, लेकिन यहाँ पे 6 लाख मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे 1 सेकेंड में। ओके, सो दैट इज द पावर ऑफ एंजाइम, दैट इज द पावर ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल में, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय 10 मिलियन टाइम्स। क्या करता है? 10 मिलियन टाइम जो है रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आई होप यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द एंजाइम। ओके, चलो। तो यही जो एंजाइम एक्टिविटी है, तो यहाँ पे जो एंजाइम एक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा, अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो डबल हो जाएगा जो एंजाइम एक्टिविटी है। ठीक है, और यहीं पे अगर आप टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप लेस करते हो, कम करते हो, तो एंजाइम एक्टिविटी बाय हाफ वो रिड्यूस हो जाएगी। चलो, now, there are thousands of types of enzyme, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1000 types of enzyme देखने को मिल जाएगा जो कि जो है यूनिक केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं। A multi-step chemical reaction when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes is called metabolic pathway. For example, glucose to 2-pyruvic acid is formed. Okay. तो यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे किसको कहा जा रहा है? जहां कहीं अगर आप देखें कि वहां पे मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, और ईच स्टेप में आपको वहां पे एंजाइम देखने को मिल रहे हैं जो कि उस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं। ठीक है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है? एक मेटाबॉलिक पाथवे है, सिर्फ एक सिंगल रिएक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ग्लूकोज से 2-पायरुविक एसिड का जो बनना है वो सिर्फ एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो पूरा का पूरा मेटाबॉलिक पाथवे है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टी स्टेप जो है आपको प्रोसेस देखने को मिलेंगे। जैसे ग्लूकोज से 2-पायरुविक एसिड बनने में आपको जो है यहाँ पे 9 टू 10 स्टेप्स होते हैं, और हर स्टेप में आपको 10 डिफरेंट एंजाइम मिलेंगे जो कि रिएक्शंस को कैटालाइज करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, देखो, फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज द ग्लूकोज टू 2-पायरुविक एसिड इज फॉर्म is actually a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction. ठीक है, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू दी 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 12 यू विल स्टडी दीज रिएक्शंस। ठीक है, तो जब हम चैप्टर 12 में जाएंगे तब हम ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सारे स्टेप्स को हम वहां पर देखेंगे। ओके, at this stage, you should know that this very metabolic pathway with one or two additional reactions give rise to variety of metabolic end products. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए, you should know that ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो 1 और 2 एडिशनल रिएक्शन के साथ वो ये क्या करता है? वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट ये जो है प्रोड्यूस करता है। मतलब कि ग्लूकोज से सिर्फ और सिर्फ आपको पायरुविक एसिड नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। और वो क्या है? चलो हम आगे ही देखते हैं। देखो, इन आर स्केलेटल मसल अंडर एनाइरोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड। अब देखो, स्केलेटल मसल जो हमारे होते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स का मतलब आपको पता है? स्केलेटल मसल्स का मतलब वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, जहां पे हम उसको क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार, अपने विल के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो ये जो स्केलेटल मसल्स है, तो अगर वो नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में हो, ठीक है, तो वो ग्लूकोज से क्या बनाएगा? ग्लूकोज से वो पायरुविक एसिड ही बनाएगा। ओके, लेकिन अगर ये अनएरोबिक कंडीशन में चला जाए तो ये लैक्टिक एसिड क्या करता है? फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? लैक्टिक एसिड। आपने देखा होगा, अगर आप पहली बार जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज, या आप बहुत
आप कभी ऐसे नॉर्मली तो रनिंग करते नहीं है, लेकिन कभी आप जो है बहुत ज्यादा रनिंग कर देते हैं, तो आपके हाथ पैर में क्या होता है, दर्द होता है। क्या होता है, दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो स्केलेटल मसल है वो एनाएरोबिक कंडीशन में चली जाती है और वो लैक्टिक एसिड फॉर्म करती है, और यही जो लैक्टिक एसिड है वो क्या करता है, वहां पे आपको पेन करता है। ठीक है। अब देखो क्या करता है, क्या होता है एनाएरोबिक कंडीशन का मतलब, एनाएरोबिक कंडीशन का मतलब वहां पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है। और एरोबिक कंडीशन का मतलब वहां पे ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो अच्छा है। ठीक है। तो जब भी आप ऐसे, तो आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आप अचानक आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, तो वो आपके बॉडी के लिए क्या करता है, एनाएरोबिक कंडीशन वो क्या करता है वहां पे क्रिएट करता है। ठीक है। अब एनाएरोबिक कंडीशन क्रिएट करता है, तो ये जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, और आपको वो क्या हो करता है, पेन फील होता है वहां पे। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। नाउ इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल और एल्कोहल। अब यहाँ पे अगर हम ईस्ट की बात करें, ठीक है, ईस्ट क्या है, एक फंजाई है। ओके। ईस्ट की अगर हम बात करें, तो फर्मेंटेशन के टाइम पर ये क्या करता है, सेम पाथवे, मतलब कि ग्लूकोज से ये क्या बनाता है, यहाँ पे इथेनॉल बनाता है या फिर अल्कोहल ये फॉर्म करता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो सेम पाथवे है वहां पे आपको मेटाबॉलिकली जो है डिफरेंट डिफरेंट या वैरायटी ऑफ एंड प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड भी बन रहा है, ग्लूकोज से यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी फॉर्म हो रहा है, और इथेनॉल या फिर अल्कोहल भी यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 9.8.2, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है वो हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हो तो ये क्या कर रहा है, हर सेकेंड की 6 लाख मॉलिक्यूल वो क्या करेगा, फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड का। ठीक है, तो वो कैसे कर रहा है, तो उसी मैकेनिज्म को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। To understand this, we should study enzymes a little more. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें एंजाइम को थोड़ा बहुत और समझना पड़ेगा। We have already understood the idea of an active site. ठीक है, तो हमने एक्टिव साइट समझ लिया कि वो क्या है। एक्टिव साइट कुछ नहीं है, एंजाइम में पॉकेट्स होते हैं, क्रिवाइसेस होते हैं, उसी को हम एक्टिव साइट कह रहे हैं। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू अ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो केमिकल हो गया, केमिकल कह लो या मेटाबॉलिक कन्वर्जन कह लो, उसी को हम रिएक्शन कह रहे हैं। The chemical which is converted into a product is called a substrate. ठीक है, तो हमने वहां पे सबस्ट्रेट पढ़ा था जो कि उस पॉकेट में एक्टिव साइट में फिट हो रहा था। तो ये जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। वो केमिकल जो कि प्रोडक्ट में फॉर्म होने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? नाउ hence enzymes that proteins with three-dimensional structure including an active site converts a substrate into a product which is P. Symbolically this can be depicted as S and P. Okay, तो देखो अब यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, तो ऐसा केमिकल जो कि प्रोडक्ट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, उसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे। अब यहाँ पे एंजाइम आता है, एंजाइम का क्या है, यहाँ पे प्रोटीन विथ 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें कि एक्टिव साइट प्रेजेंट होगा, और यही यही जो एक्टिव साइट है वो क्या करेगा, कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट टू अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट को क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब देखो, it is now understand that the substrate has to bind the enzyme at its active site within a given cleft or pocket. तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि ये जो सबस्ट्रेट है उसको एंजाइम के साथ क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा, कहाँ पर, एक्टिव साइट पर। ठीक है, तो जो भी ये जो क्लेफ्ट, जैसे कि ये जो पर्पल है ये क्या है, एंजाइम है, तो यहाँ पे ये क्या दिया गया है, क्लेफ्ट। ठीक है, या फिर पॉकेट आप कह लें। तो यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट है उसको डिफ्यूज होना पड़ेगा सब एक्टिव साइट की तरफ, मतलब कि सबस्ट्रेट को उसकी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, there is thus an obligatory formation of an ES complex. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है ये पॉकेट ऑफ एंजाइम में क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ES कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म हो जाएगा। E स्टैंड फॉर एंजाइम,
दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिना। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ट्रांजिएंट फिनोमिना होता है, थोड़े टाइम के लिए ही होता है। During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called transition state structure is formed. ठीक है, तो जब जो है ये substrate जो है एंजाइम से क्या होता है, फॉर्म होता है, ज्वाइन होता है, नॉट फॉर्म होता है। जब ज्वाइन होता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। तो यहाँ पे न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट जो है फॉर्म होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कलर यहाँ पे चेंज हो गया है, किसका, सबस्ट्रेट का। ओके, वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इज कंप्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की एक्टिव साइट में क्या होता है, यहाँ पे ज्वाइन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कुछ नए बॉन्ड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट बोला गया है। ओके, तो जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग कंप्लीट हो जाता है तो प्रोडक्ट को क्या कर दिया जाता है, रिलीज फ्रॉम इट्स एक्टिव साइट। तो अब यहाँ पे जो है जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब हम एंजाइम एंड प्रोडक्ट फिर से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। In other words, the structure of substrate gets transformed into the structure of product। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में। ओके, द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ओके, तो पहले यहाँ पे जो भी जितने भी सारी चीजें यहाँ पे बोली गई हैं उसको यहाँ पे आप पॉइंट वाइज की तरह यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या है, बाइंडिंग है। ओके, तो सबस्ट्रेट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट ई, ठीक है, फॉर्म ईएस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये बाइंड हुआ, बाइंड होकर के ये क्या हो गया, यहाँ पे ये ईएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। उसके बाद आपका जो है ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनसाइड द एक्टिव साइट सबस्ट्रेट इज स्लाइटली डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, फॉर्म्स ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर वेयर बॉन्ड्स आर रेडी टू ब्रेक और फॉर्म। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट जो फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव साइट में ये जो सबस्ट्रेट ऐड हुआ है वो डिस्टॉर्टेड होगा, उसका शेप जो है चेंज होगा। ठीक है, और ये ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेगा, और ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, बॉन्ड आर रेडी टू ब्रेक और फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको जो है यहाँ पे ये याद रखना है। लेट मी हाईलाइट दिस। यस, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि वहां पे जो जो भी बॉन्ड्स है वो रेडी हैं ब्रेक होने के लिए और न्यू बॉन्ड फॉर्म होने के लिए। सो दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। नाउ अब इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। आफ्टर द रिएक्शन सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोडक्ट रिलीज। तो यहाँ पे यहाँ से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रिलीज। ओके, सो प्रोडक्ट्स आर रिलीज, एंजाइम रिमेन्स अनचेंज एंड फ्री फॉर रीयूज। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है आपका जो है अलग से ये फॉर्म हो गया है, और ये जो एंजाइम जो है वो फिर से रीयूज के लिए जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एंजाइम है, जो कैटालिस्ट है, वो रिएक्शन में कंज्यूम तो होता नहीं है और ना ही वो चेंज होता है, इसलिए। यहाँ तक बात समझ में आई। बाइंडिंग, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे हमने ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर पढ़ा, देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड लास्ट प्रोडक्ट रिलीज। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, नाउ तो हमने यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया कि ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज के लिए क्या हो, रेडी हो। नाउ these could be many more altered structure states between the stable substrate and the product. Implicit in this statement is the fact that all other intermediate structural states are unstable. Stability is something related to energy status of the molecule or structure. ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे ट्रांजिशन स्ट्रक्चर जो भी बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंटरमीडिएट जो स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ समथिंग, तो स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड है, एनर्जी स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को हम जनरली किससे मेजर करते हैं, उसके एनर्जी प्रोफाइल से, एनर्जी स्टेटस से।
ठीक है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, स्ट्रक्चर हो, चाहे वो पर्सन हो या कुछ भी चीज हो। ओके, नाउ hence when we look at this pictorially through a graph, it looks like something as in figure 9.4। ओके, तो यहाँ पे 9.4 कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी में आपको जो है इस तरह से क्या मिलता है, ग्राफ देखने को मिल रहा है। अब इसको हम आगे समझते हैं। देखो, द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट। ठीक है, तो वाई एक्सिस में आपको पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है एक्स एक्सिस में प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन का मतलब जो सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट में जो बदलेगा, ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, चाहे इस यूनिवर्स में, ठीक है, इस वर्ल्ड में कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे वो कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई भी चीज हो, अगर वो सिंपली रखी भी हुई है तब भी वहां पे क्या होता है, एनर्जी वहां पे उनके पास एनर्जी होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वाई एक्सिस में आपको पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल रहा है और इधर एक्स एक्सिस में आपको प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन देखने को मिल रहा है। नाउ x-axis represent the progression of the structural transformation और states through the transition state। ठीक है, तो x axis में यहाँ पे आपको ये जो इस प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी को क्या कहा जा रहा है, स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। ओके, नाउ यू विल नोटिस टू थिंग्स, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन s एंड p। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप दो चीजें यहाँ पे नोटिस करेंगे, क्या, एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी। तो एस एंड पी है, इन दोनों के बीच में एनर्जी लेवल आप डिफरेंस जो है यहाँ पे नोटिस करेंगे। ठीक है, इफ पी इज इट अ लोअर लेवल देन एस, द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वन नीड one need not supply energy by heating in order to form the product। ओके, तो पहले ये जो पैराग्राफ है इसको समझने से पहले हम पहले इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स एक्सिस में यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन है। ये पूरा फिगर किसके लिए है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले हम समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम इस तरह से ई ए से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। Now, it is the minimum amount of energy required to convert substrate S into the product via the transition state। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट हमने देखा कि वहां पे जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम से जो है बाइंड होता है, फिर उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जहां पे बॉन्ड जो है ब्रेक एंड फॉर्म होने के लिए क्या होता है, रेडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एस सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट, जितना मिनिमम से मिनिमम अमाउंट जो लगता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। ओके, नाउ इवन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नीड सम एक्टिवेशन एनर्जी टू बिगिन। अब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उनको भी थोड़ी बहुत वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एंड जो भी रिएक्शन है उसको उसका शुरुआत करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो कि स्वतः ही हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। जैसे कि अगर आप फोन उठाएं और जैसे आप YouTube में लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लेक्चर देखते देखते कब शॉर्ट्स देखने लग जाए। ओके, सो दैट इज द स्पॉन्टेनियस। आपको जो है वहां पे कोई मेहनत या बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोन उठाओ, यूट्यूब खोलो, शॉर्ट्स खोलो, वो आप उसको देखने लग जाएंगे। सो दैट इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, लेकिन अगर आपको अ, 1 घंटे 1.5 घंटे के लेक्चर में बने रहना है, आपको पढ़ते रहना है, तो आपको वहां पे देखना पड़े, आपको वहां पे एनर्जी लगानी पड़ेगी। ओके, सो दैट इज नॉट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, बट हाँ, आपको जो रियल देखना है, शॉर्ट देखना है, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आपको, आप जो है इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में भी आपको थोड़ी बहुत एक्टिवेशन एनर्जी लगानी पड़ती है। ओके, तो सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। अब इस पूरे पूरे के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए वहां पे
एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे ग्राफ को देखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है। ओके, अब ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज द सबस्ट्रेट। ओके, अब यहाँ पे ये जो है, दिस इज ये जो फर्स्ट ग्राफ है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा रेडिश है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सबस्ट्रेट एंड ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, विदाउट एंजाइम। ओके, अब यहाँ पे ये जो पिंकिश कलर का जो आपको ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, सबस्ट्रेट, अगेन ये क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट ही होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगा। अब यहाँ पे ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे एंजाइम नहीं है, ठीक है, विदाउट एंजाइम आपको जो है बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में लाने के लिए। ओके, सो दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा। ओके, लेकिन अगर आप वहीं पे एंजाइम दे देते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट वहां पे प्रेजेंट है, तो सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट के बीच में आपको एक्टिवेशन एनर्जी जो है बहुत कम या थोड़ी ही देनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और दोनों जो है, चाहे आप एंजाइम को रखें या ना रखें, वो प्रोडक्ट में तो चेंज होना ही है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको काम जल्दी करवाना है या लेट से करवाना है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आया। ओके, तो इन द ग्राफ द पीक रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन स्टेट और हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे ये रेड, ये जो रेड वाला है जो कि विदाउट एंजाइम है, तो इसका जो पीक है ये भी ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पिंक वाला जो ग्राफ है, ये भी, इसका भी जो पीक है वो ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन एस एंड द पीक इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एस एंड द पीक। पीक का मतलब यहाँ पे क्या है, जो ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सबस्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट के बीच में यहाँ पे जो भी एनर्जी का डिफरेंस है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी, एनर्जी चेंज। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन आपको, ये सबस्ट्रेट यहाँ पे है, प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी में आपको चेंज दिख रहा है, सबस्ट्रेट में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, हाई है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी है वो अब क्या हो गई है, लेस हो गई है। ठीक है, आपको ग्राफ रीड करने आता है ना। ओके, तो द डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी, तो यहाँ पे एनर्जी का जो चेंज हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी चेंज कहते हैं। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट बात आती है, इफ P इज लोअर देन S, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीजिंग। अब देखो, इस ग्राफ में जो P है वो क्या है, लोअर है, नीचे में प्रेजेंट है, और जो सबस्ट्रेट है वो ऊपर में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट फॉर्म बना, तो यहाँ पे एनर्जी जो है रिलीज हुई। ठीक है, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। और अगर P इज हायर, इट इज एंडोथर्मिक एनर्जी एब्जॉर्बिंग। तो देखो, आपको क्या यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आई। ठीक है, कि सबस्ट्रेट एंड पी, ट्रांजिशन स्टेट पी के बीच का जो भी यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस है, उसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जैसे ये जो सबसेट है ये यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप इसको 1 2 3 और 4 इस तरह से अगर आप मार्क करें, तो सबसेट का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लेट से, ठीक है, हम जस्ट मान रहे हैं 4 है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट का वही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस हुआ सबसेट एंड प्रोडक्ट के बीच में। यस, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी चेंज कहते हैं। अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे वही बोला गया है, इफ पी इज लोअर देन एस, ठीक है, अगर वो ग्राफ में यहाँ पे पी क्या है, सबस्ट्रेट यहाँ पे है, ठीक है, सबस्ट्रेट यहाँ पे और पी यहाँ पे। ठीक है, तो पी यहाँ पे और एस यहाँ पे, तो इस तरह से अगर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो वो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, एनर्जी रिलीजिंग एट एन। तो जब यहाँ पे इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, नाउ अगर आप, इफ पी इज हायर देन एस, इसका मतलब ये कैसा होगा, ये इस तरह से होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे नीचे में होगा, सबस्ट्रेट यहाँ पे नीचे में होगा, और प्रोडक्ट जो है यहाँ पे होगा।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा और ये सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे P इज हायर देन S, P अगर यहाँ पे हायर है, तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसका मतलब एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, एनर्जी एब्जॉर्बिंग इट फर्स्ट। तो जब भी यहाँ पे सबस्ट्रेट टू फॉस्फेट में यहाँ पे चेंज होगा, तो यहाँ पे इनको एनर्जी पहले हमको बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अगर आपसे इस तरह से ग्राफ में पूछा गया कि अगर इफ P इज हायर देन S, देन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो आप जरूर से उसको आंसर कर सकते हैं। दैट इज दी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इस तरह के जो क्वेश्चन से थोड़े से एनालिटिकल हो जाते हैं, वो वहां पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो एक्सोथर्मिक में जो है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, आपको जो है जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, उसके उसको आपको जो है एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है पहले, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो फिगर 9.4 में जो आपको ग्राफ दिया गया है, दिस इज दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, लोअर है, और सबस्ट्रेट क्या है, हायर है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ रोल ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे लेट मी रिमूव दिस। ओके, तो यहाँ पे देखो, विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब एंजाइम आ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, लेस हो गया। तो एंजाइम का रोल यहाँ पे क्या है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, लोअर कम कर देता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस मेक्स द रिएक्शन फास्टर विदाउट चेंजिंग, और विदाउट चेंजिंग दी, दिस इज द एनर्जी चेंज और द फाइनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है, और यहाँ पे जो भी चेंज ऑफ द एनर्जी है, ठीक है, इन रिएक्शन किसके किसके बीच, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच में, वो उसको कोई भी अफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक ही रहेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो एंडोथर्मिक ही रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। तो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ईच एंजाइम E has a substrate S binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced। तो ये चीज हमने देखा कि एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, ये दोनों मिलकर के यहाँ पे जो है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, एंड डिसोसिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट P। और ये जो है, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है, और वो डिसोसिएट होकर के एंजाइम एंड प्रोडक्ट वो फॉर्म करता है। ओके, इनटू डिसोसिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट्स एंड द अनचेंज एंजाइम। तो एंजाइम यहाँ पे चेंज नहीं होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करता है, तो क्या एंजाइम चेंज होता है या नहीं? तो एंजाइम अनचेंज रहता है। ठीक है, विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है, एंजाइम एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और हमने वहां पे पीछे स्लाइड में पढ़ा कि जितने भी इंटरमीडिएट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, चाहे ये वो ES कॉम्प्लेक्स हो या EP कॉम्प्लेक्स हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ओके, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। तो ये जो ES फॉर्मेशन है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, वो एसेंशियल है for the catalysis reaction। यहाँ तक बात समझ में आई? Okay, now let's move forward. The catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following step. First, the substrate bind to the active site of the enzyme, fitting into the active site। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो क्या करता है, एंजाइम से क्या करता है, एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करता है, और उस एक्टिव साइट में वो फिट हो जाता है। The binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम इंड्यूस करता है कि एंजाइम इसका क्या करे, शेप को क्या कर दे, चेंज कर दे, और वो और अच्छे से टाइटली जो है वो सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच्ड हो जाए। ठीक है, the active site of the enzyme, now in the close proximity of the substrate, breaks the chemical bonds of the substrate and the new enzyme product complex is formed। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंजाइम है, ये क्या हो गया, एंजाइम हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका मान लो क्या प्रेजेंट है,
सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो बॉन्ड हो गया, टाइटली बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे ब्रेक बॉन्ड्स का क्या होगा, ब्रेकेज होगा, उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। और न्यू बॉन्ड जो है फॉर्म होगा, फिर उसके बाद ये सबस्ट्रेट जो है न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट ना हो करके अब ये जो ईएस था, ठीक है, जो ईएस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू दी कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एंजाइम है और ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है वो आपस में इस तरह से वो रिलीज हो जाते हैं, फिर ये एंजाइम जो है रिएक्शन में फिर से वापस चला जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, आफ्टर यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो ये ईपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स में इस तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे। तो ये जो एंजाइम है ये फिर से जो है काम में लग जाएगा यहाँ पे दूसरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने में, ठीक है। तो ये क्या, एक साइकिल जो है ये चलती रहती है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो यहाँ पे कौन से फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय अ चेंज इन कंडीशन व्हिच कैन अल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अफेक्ट होता है चेंज इन कंडीशन पे, ठीक है, जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन है उसको वो अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। These includes temperature, pH, change in substrate concentration or binding of specific chemicals that regulates its activity. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन है, temperature, pH, change in substrate concentration and binding of specific chemicals that regulates its activity. Now, temperature and pH. Enzyme generally functions in a narrow range of the temperature and pH. ठीक है, फिगर 9.5, तो 9.5 में आपको ये जो ग्राफ है वो देखने को मिलेंगे। Each enzyme shows its highest activity at a particular temperature and pH called optimum temperature and optimum pH. तो optimum temperature and optimum pH में ही आपको जो एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो हाईएस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट। Now, activity declines both below and above the optimum value, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्टिमम ऑप्टिमम वैल्यू पे आपको जो है आपको ये हाईएस्ट एक्टिविटी देखने को मिलेगा। ये जो एक्टिविटी डिक्लाइन है इसको आप थोड़ा सा साइड कर दो, ठीक है, इस तरह से मत बनाना इसको। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमम वैल्यू है इसमें आपको जो एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो आपको हाईएस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ये जो ऑप्टिमम वैल्यू है उसके चाहे आप नीचे चले जाओ, ठीक है, चाहे आप उसके ऊपर चले जाओ, अबव जाओ या नीचे जाओ, एक्टिविटी जो है दोनों में डिक्लाइन होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेम्परेचर की बात लें तो टेम्परेचर का एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा कि अगर वो अबव 40 डिग्री जा रहा है, हाई टेम्परेचर में अगर वो जा रहा है तो वो जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो ऑप्टिमम वैल्यू चाहे ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच में ही ये अच्छे से काम करता है। अगर आप ऑप्टिमम से बिलो जाएं, नीचे जाएं, कम करें या ज्यादा करें तो वो उनका जो एक्टिविटी है वो कम होगा ही होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ low temperature preserves the enzyme in temporarily inactive state, whereas high temperature destroys enzyme activity because proteins are denatured by heat. तो जो लो टेम्परेचर होते हैं, अगर लो टेम्परेचर है तो वो स्टेट ऑफ एंजाइम को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। वो डैमेज तो नहीं करेगा लेकिन उसको इनएक्टिव कर देगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लो टेम्परेचर देने के बाद उनको फिर से ऑप्टिमम टेम्परेचर दें, ठीक है, तो फिर वो एंजाइम फिर से वो क्या करेगा, काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है प्रिजर्व एंजाइम टेम्परेली। अगर आप लेकिन वहीं पे हाईएस्ट टेम्परेचर दें अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो एंजाइम एक्टिविटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। क्यों, अब अगर यहाँ पे ये असर्शन रीजन में दें कि हाई टेम्परेचर में जो है एंजाइम एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, दैट इज द असर्शन एंड रीजन बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट।
तो ये यहाँ पे assertion भी सही होगा, रीजन भी सही होगा और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में ही लिखा है। ओके, तो जहां पर भी ये बिकॉज आप कहीं भी देखते हैं एनसीईआरटी के लाइन में, तो आप उसको मार्क कर लिया कीजिए। ओके, इन्हीं यही सब लाइन से जो है assertion रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है फॉर्म होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर का। अब देखो ग्राफ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पीएच का ग्राफ है ये वाला, और इधर दिया गया है वाई एक्सेस में एंजाइम एक्टिविटी, एक्स एक्सिस में पीएच। ठीक है, तो अगर हम पीएच की बात करें तो यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो दिस इज दी ऑप्टिमम, ये क्या है, ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, और जनरली ये न्यूट्रल के अराउंड होता है। जैसे कि अगर आप पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। तो इस और स्टमक का पीएच ही आपको जो है टू से लेकर के 2.8 ऐसा होता है। ठीक है, तो पेप्सिन जो है इसी पीएच में ही काम करेगा, 2 to 2.8 एसिडिक पीएच में, एसिडिक मीडियम में। लेकिन अगर आप सलाइवरी अमाइलेज की बात करें, जो कि कहाँ पे होता है, माउथ में होता है। ठीक है, तो इसका जो है 6.8 जो है पीएच होता है, और 6.8 पीएच में ही ये काम करेगा। अगर वो 6.8 से कम पीएच हो जाएगा तो भी काम नहीं करेगा, और 6.8 से ज्यादा हो जाएगा तो भी वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ पे ये जो हाईएस्ट होता है वो ऑप्टिमम पे। फिर अगर आप जो है पीएच को यहाँ पे कम करते जाएं, ठीक है, पीएच को कम करते जाएं तो भी ये कम काम नहीं करेगा, और पीएच को अगर आप बढ़ाते जाएं तो भी वो एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, डिक्लाइन होगी। ठीक है, सेम गोज फॉर दी टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही इसका जो एक्टिविटी है वो अच्छा रहेगा। अगर आप टेम्परेचर को कम करते जाएं इस तरह से, तो इसकी एक्टिविटी कम होती जाएगी, और टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं इधर की तरफ, तो ये एक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके, नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की हम बात करते हैं। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट। ओके, तो सबस्ट्रेट को अगर आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे तो सबसे पहले तो रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, पहले तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो रेट या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एट फर्स्ट। फिर क्या होता है, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस अ मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो वो इतना इंक्रीज होता है, इतना इंक्रीज होता है कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसको आप क्या कह रहे हैं, वी मैक्स में वो पहुंच जाता है। ठीक है, रीच मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसके बाद जो है इनका सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है, इसका मतलब अब जो है वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, वो अब नहीं बढ़ सकती है, नॉट एक्सीड बाय एनी फर्दर। ओके, दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फीवर देन दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंड सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फीवर देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एंजाइम मॉलिक्यूल जो है सबस्ट्रेट से क्या होते हैं, कम होते हैं। लेट्स से एंजाइम यहाँ पे कितने हैं, 8 है। कितने हैं, एंजाइम का नंबर यहाँ पे कितना है, 8 है। लेकिन हम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मान लो पहले 3 या 4 था, अब उसको हम इंक्रीज कर करके, ठीक है, हम उसको कितना कर रहे हैं, मान लो 15 कर दिए। ठीक है, इंक्रीज करके 15 कर दिए। लेकिन आप ये भी तो देखो, देखो इसको हम यहाँ पे समझते हैं, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। पहले यहाँ पे सबस्ट्रेट का जो नंबर है वो सिर्फ 3 से 4 था, एंजाइम कितना था, 8 था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जब तक 8 होगा तब तक तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट पहले कम था, एंजाइम 8 थे, तो जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन 8 हो जाएगा नंबर में, तब तक वो क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगी। यहाँ तक बात समझ में आई? अब सबस्ट्रेट भी 8 है, एंजाइम भी 8 है। ठीक है, और आप जो है फिर भी अब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो, तो अब सबस्ट्रेट का नंबर जो है 8 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे एंजाइम तो अभी भी 8 ही है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, सबस्ट्रेट और एंजाइम का दोनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेचुरेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ेगी ही नहीं, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम का नंबर क्या है, कम है।
हाँ, अगर आप सबस्ट्रेट को भी बढ़ा रहे हैं और एंजाइम को भी बढ़ा रहे हैं सेम स्पीड से, तब फिर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंप्लीट वो क्या होगी वहां पे इंक्रीज होगी, लेकिन वो एक टाइम पर वो फिर से जा करके सैचुरेशन पॉइंट में ही आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो यहाँ पे जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज करते हो तो वो पहले तो क्या करती है, इंक्रीज होती है पहले, फिर उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी में जाने के बाद सैचुरेशन पॉइंट में आ जाती है, फिर उसके बाद नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम होते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब एंजाइम एट हो गया, सबस्ट्रेट एट हो गया। अब अभी भी आप क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहे हो, तो क्या होगा, वहां पे कोई भी फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल नहीं होगा वो जो एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उनसे बाइंड होने के लिए। यहां तक बात समझ में आई? ओके। फिगर 9.5, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो एंजाइम एक्टिविटी हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, दिस इज द कंसंट्रेशन एंड दिस इज द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और इधर यहाँ पे आपको दिया गया है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन v। ओके। तो ये जो ग्राफ है आपका जो है इस तरह से जाता है, तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज करते हो, तो पहले तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पहले यहाँ पे ये क्या दिखाता है कि पहले तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो इस तरह से जो लाइन आता है, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, या इसी को आप और क्या कह सकते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। अब ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसके बाद वो और जो है इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी में, तो ये जो सैचुरेशन पॉइंट है, ये जो सैचुरेशन पॉइंट है इसको हम वी मैक्स कहते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहीं पे मैक्सिमम वेलोसिटी में पहुंचने के बाद वो सैचुरेशन पॉइंट में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो इसका जो हाफ है यहाँ पे वी मैक्स बाई टू दिया गया है, और यहाँ पे ये जो वी मैक्स बाई टू है इसको के एम लिखा गया है। अब ये जो के एम है ये क्या है, हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखो मिशेलिस एंड मिंटेन इक्वेशन, एंजाइम कैनेटिक्स के बारे में ये बताएंगे। तो बेसिक रिएक्शन मॉडल है। ठीक है, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन एंजाइम एंड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या आता है, ये मिशेलिस मेंटेन इक्वेशन की बात करें तो v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, आप ग्राफ में देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला आता है v max इनटू, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय km। ठीक है, दैट इज द कांस्टेंट, प्लस s। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सिंबल v क्या है, इनिशियल रिलेटिव रिएक्शन वेलोसिटी विच इज रेट ऑफ रिएक्शन आप कह सकते हैं। v max यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी व्हेन एंजाइम सैचुरेटेड, एंड s क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंड km क्या है, मिशेलिस कांस्टेंट। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच v इज इक्वल टू, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, वो क्या है, हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये आपको याद रखना है। आप बोलोगे मैम एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन यस ये एनसीईआरटी में है, ये आपको ग्राफ में दिया गया है। बस ये इक्वेशन नहीं दी गई है, लेकिन इक्वेशन की सारी चीज यहाँ पे दिया गया है। जैसे ये वी मैक्स है, सैचुरेशन पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो दिया गया है। ये वी मैक्स बाई टू है। ठीक है, वेलोसिटी जब हाफ है, रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जब हाफ है, उसको दिया गया है, जिसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, के एम बोला जा रहा है। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि ये जो मीनिंग ऑफ केएम है, मिशेलिस ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, देखो लो केएम। ठीक है, लो मिशेलिस कांस्टेंट का मतलब क्या है, एंजाइम हैज हाई एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट, नीड्स लेस सबस्ट्रेट टू रीच हाफ वी मैक्स। ठीक है, तो एंजाइम के पास अभी भी क्या है, हाई एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट, मतलब कि वो सबस्ट्रेट के साथ अभी भी वो क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई? और हाई केएम का मतलब क्या है, एंजाइम हैज लो एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट। हाई केएम का मतलब क्या है, जो भी जो सबस्ट्रेट है उसके लिए लो एफिनिटी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये केएम अगर यहाँ पे क्या हो, कम, क्या हो, केएम अगर यहाँ पे कम हो, लो हो, तो वेलोसिटी, ये जो रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप लो केएम है
तो आपको जो है हाई एफिनिटी देखने को मिलेगी सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में। अब देखो, ये रेट ऑफ रिएक्शन की वेलोसिटी अगर अगर ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, प्लस यहाँ पे एंजाइम है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इंक्रीज है, या फिर आप आर की जगह ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज है, इसका मतलब क्या है, ये एस एंड एंजाइम जो है आपस में एफिनिटी दिखा करके ये जुड़ जुड़ करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे Km, ठीक है, Km अगर लो है तो हाई एफिनिटी होगा सबस्ट्रेट एंड एंजाइम के बीच में, ठीक है, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे Km को अगर आप हाई कर दो, Km यहाँ पे अगर ज्यादा है, Km अगर यहाँ पे ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब डिक्रीज हो जाएगी इसका मतलब क्या है, ये जो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट है इनका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो गई है। सो दिस इज द मिशेलिस एंड मेंटेन इक्वेशन जो आपको याद रखनी है, ओके। तो यहाँ तक पूरी बात समझ में आई। नाउ the activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme, ठीक है। तो एक यहाँ पे हमने देख लिया कि जो भी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है वो क्या है, सेंसिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल हो जो कि एंजाइम से बाइंड हो, ओके, और ये जो बाइंडिंग है, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल shuts off the enzyme activity, the process is called inhibition and the chemical is called inhibitor, ठीक है। तो इनहिबिशन का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, अगर कोई भी स्पेसिफिक केमिकल है जिसको हम इनहिबिटर कह रहे हैं वो एंजाइम से बाइंड करे और शट्स ऑफ दी एंजाइम एक्टिविटी, और एंजाइम एक्टिविटी को बंद कर दे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इनहिबिशन। और जो केमिकल है जो ये एक्टिविटी को बंद कर रहा है उसको हम इनहिबिटर कहेंगे, ठीक है। नाउ when the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। अब competitive inhibitor क्या होता है, जो भी इनहिबिटर है, ठीक है, जो केमिकल है और जो सबस्ट्रेट है इनका क्या हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको सिमिलर देखने को मिले, ठीक है। तो एंजाइम वहां पे क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इनहिबिटर यहाँ पे क्या करेगा, इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट दोनों का यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, इसका मतलब इनहिबिटर भी, सबस्ट्रेट तो एंजाइम से जाकर के जुड़ता ही है, इनहिबिटर भी एंजाइम से जाकर के क्या करेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के इनहिबिटर का जब इनहिबिटर जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी रखता है सबस्ट्रेट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme। तो यहाँ पर क्या करता है, ये जो इनहिबिटर है competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme। तो एंजाइम के पास जहाँ पे बाइंडिंग साइट होता है, एक्टिव साइट होता है, उसके लिए जो इनहिबिटर है वो क्या करता है, compete करता है सबस्ट्रेट के साथ, ओके। Consequently, the substrate cannot bind and as a result the enzyme action declines, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे इनहिबिटर जो है एंजाइम से बाइंड करता है और सबस्ट्रेट जो है बाइंड नहीं कर पाता है, तो एंजाइम एक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है। अब एंजाइम एक्शन को हम कैसे मेजर करते हैं, सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, ठीक है। जब तक सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बन रहा है तो वो एंजाइम जो है अपना एक्टिविटी अच्छे से कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे वो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट बनाना बंद कर रहा है, इसका मतलब वो एंजाइम का जो एक्शन है वो डिक्लाइन हो गया, वो कम हो गया, एंजाइम एक्टिविटी कम हो गई। क्यों, क्योंकि वहां पे इनहिबिटर आ गया, कौन सा इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ओके। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट which closely resembles the substrate succinate in structure, ओके। अब देखो, such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogens। देखो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है किसका, सबस्ट्रेट है यहाँ पे सक्सिनेट और एंजाइम है क्या यहाँ पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब यहाँ पे इनहिबिटर कौन आ जाता है, मेलोनेट आ जाता है। तो यहाँ पर किसका किसका काम होना चाहिए, सिर्फ सबस्ट्रेट मतलब कि सक्सिनेट एंड सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का, फिर ये अपना यहाँ पे बढ़िया क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे इनहिबिटर आ गया, इनहिबिटर कौन, मेलोनेट आ गया, वो जो है एंजाइम से यहाँ पे बाइंड करेगा और इसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो, इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो जो बैक्टीरियल पैथोजेंस जो होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल पैथोजेंस मतलब जो बैक्टीरिया को हार्म करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स।
thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. ठीक है, तो thousands of enzyme को डिस्कवर किया जा चुका है, आइसोलेट एंड उनके बारे में पढ़ा भी जा चुका है. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reaction they catalyze. ठीक है, तो इनको एंजाइम को हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. किसके बेसिस पर? द टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, कि वो किस तरह का रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. Enzymes are divided into 6 classes, each with 4 to 13 subclasses. ठीक है, तो एंजाइम का आपको यहाँ पे कितना क्लास देखने को मिलेगा? 6 क्लास देखने को मिलेगा. ठीक है, इस 6 क्लास में भी आपको हर हर क्लास में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 क्लास में, हर क्लास में आपको 4 से लेकर के 13, ठीक है, 13 सब क्लासेस जो है आपको देखने को मिलेगी सबके सब में. एंड नेम अकॉर्डिंगली बाय 4 डिजिट नंबर. देखो, अब यहाँ पे सबसे पहला टाइप दिया गया है ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है, एंजाइम विच कैटेलाइजेस ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस एंड एच डैश. ठीक ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेजेस जो एंजाइम्स होते हैं, वो ऑक्सीडो रिडक्शन जो रिएक्शन होते हैं, उसको क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एस रिड्यूस्ड एंड एस डैश ऑक्सीडाइज्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो एस रिड्यूस्ड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये जो एस ऑक्सीडाइज है वो रिड्यूस हो जाता है. देखो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पे एस रिड्यूस्ड है, उसको रिड्यूस के जगह आप इसको क्या लिख दें? एस रिड्यूसिंग. ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे? एस रिड्यूसिंग लिख दो. ठीक है, और प्लस एस डैश ऑक्सीडाइजिंग लिख दो. फिर उसके बाद ये एक्स ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, और प्लस एच डैश रिड्यूस्ड. देखो, तो आपने केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा होगा. तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है? दूसरे को तो रिड्यूस करता है, लेकिन खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है. इसीलिए यहाँ पे लिखा है, ये जो एस रिड्यूसिंग आपको यहाँ पे लिखना है, ये क्या करेगा? ये जो एस डैश है उसको तो रिड्यूस करेगा, लेकिन बदले में खुद क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है, एस डैश क्या होता है? इसको आप, मैंने कहा आप इसको ऑक्सीडाइजिंग लिख दें या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दें. तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है? दूसरे को तो, ठीक है, ये जो एस है उसको तो ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. तो ये क्या होता है? ऑक्सीडो रिडक्शन केमिकल, ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेसेस एंजाइम एज अ कैटलिस्ट क्या करते हैं? काम करते हैं. यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ, ट्रांसफेरेजेस की अगर हम बात करें, तो एंजाइम कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश. देखो, ये एस है और ये एस डैश है. ठीक है, टू सबस्ट्रेट है, यहाँ पे ये जी एक ग्रुप है जो कि क्या करता है? ट्रांसफर होता है. ठीक है, तो एस से एस डैश में क्या हो गया? यहाँ पे ट्रांसफर हो गया. तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफेरेज. तो ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करेगा? ग्रुप ऑफ किसी भी ग्रुप को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा. और यहाँ पे लिखा है ये जो जी है वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, अदर देन हाइड्रोजन. नाउ, हाइड्रोलिसिस. एंजाइम्स कैटलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सी सी एंड सी हेलाइड. सी हेलाइड का मतलब जो बॉन्ड करेंगे किसके साथ? क्लोरीन के साथ. ठीक है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इनके साथ जो बॉन्ड करेंगे उसको हम सी हेलाइड या सी एक्स इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. और पी एंड बॉन्ड्स. तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो ये सारे बॉन्ड्स को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, ऐसे एंजाइम को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलाइसिस. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको कहाँ पे देखने को मिल रहे थे? कार्बोहाइड्रेट्स में देखने को मिल रहे थे, डाइसैकेराइड्स में, पॉलीसैकेराइड्स में. ठीक है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड आपको कहाँ पे देखने को मिल रहे थे? प्रोटीन्स में देखने को मिल रहे थे, अमीनो एसिड के बीच में. ठीक है, तो ये सारे बॉन्ड किससे? हाइड्रोलाइसिस जो एंजाइम होते हैं उससे क्या होंगे? ब्रेक होंगे. लाइसिस का enzymes that catalyze removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis leaving double bond. तो जो लाइसेसिस एंजाइम क्या होता है? ये ग्रुप को रिमूव करके यहाँ पे क्या करता है? डबल बॉन्ड क्रिएट करता है. ओके, आइसोमेरेजेस की बात करें, इंक्लूड्स ऑल एंजाइम कैटेलाइजिंग इनर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स. तो ये जो आइसोमेरेजेस जो एंजाइम होते हैं, तो आपने जो है केमिस्ट्री में आइसोमर पढ़े होंगे. ठीक है,
तो आइसोमर में क्या होता है, हर चीज जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर सब सेम होता है, बस वहां पे कोई एक फंक्शनल ग्रुप होता है, वो उसका जो पोजीशन होता है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिससे उनका नाम भी चेंज हो जाता है। तो ये काम होता है किसका, आइसोमेरेसिस एंजाइम का। लाइगेजेस की बात करें, एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, दैट इज एंजाइम्स which catalyzes joining of CO, CS, CN, PO, etc. bonds, ठीक है। तो ये जो लाइगेजेस एंजाइम ये क्या करता है, आप इसको बायोलॉजिकल ग्लू भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लिंक करने का काम करता है। तो जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स बनते हैं। क्या होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए कौन आता है, लाइगेज एंजाइम आता है। दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो लाइगेज एंजाइम है, लाइगेजेस एंजाइम है, इसका यूज हम किस में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोफैक्टर्स, ठीक है। Enzymes are composed of one or several polypeptide chains. However, there are number of cases in which non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make enzyme catalytically active. ठीक है। In this instance, protein portion of the enzymes is called the apoenzyme. तो देखो क्या होता है, एंजाइम में आपको टू पार्ट देखने को मिलेंगे, एक है एपोएंजाइम और एक है क्या, कोफैक्टर। एपोएंजाइम क्या होते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ठीक है, प्रोटीन पोर्शन, उसको हम एपोएंजाइम कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। और जो कोफैक्टर्स है वो क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट। तो एंजाइम में ऐसा पार्ट जो कि प्रोटीनेशियस है ही नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि ये जो एंजाइम है ये सारे जो है सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बने हुए हैं। लेकिन और वो जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब क्या है, प्रोटीन पोर्शन है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, एपो एंजाइम कह रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। तो एंजाइम में जो प्रोटीन पोर्शन है वो क्या है, एपो एंजाइम है। और जो नॉन प्रोटीनेशियस जो नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोफैक्टर कह रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Three kinds of cofactor may be identified: prosthetic group, coenzyme and metal ions. तो cofactors में आपको थ्री टाइप्स देखने को मिलेंगे: prosthetic group, coenzymes and metal ions. ओके, तो देखो ये जो cofactors हैं ये क्या करते हैं, बाउंड टू द एंजाइम, मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। तो ये जो cofactors हैं ये एंजाइम से बाइंड करेंगे और एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बनाएंगे। अगर आप एंजाइम से कोफैक्टर को रिमूव कर दें, ठीक है, तो एंजाइम का जो कैटालिटिकल पावर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या वो काम करेगा ही नहीं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हम सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम्स। तो देखो यहाँ पे ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और इनको आप इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये क्या करते हैं, एंजाइम से क्या करते हैं, टाइटली बाउंड रहते हैं। ठीक है, टाइटली बाउंड टू दी एपो एंजाइम, मतलब जो प्रोटीनेशियस पार्ट है उससे टाइटली बाउंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन peroxidase एंड catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen, heme is the prosthetic group and it is a part of the active site of the enzyme. तो देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये क्या करता है, टाइटली बाउंड टू दी एपो एंजाइम। तो जो एंजाइम में प्रोटीनेशियस पार्ट है उसे बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होता है, दैट इज ए यूनिक फीचर ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हम H2O2 इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें H2O2 किसमें, वाटर में एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ peroxidase एंड catalysis एंजाइम। ठीक है, तो peroxidase एंड catalysis ये जो एंजाइम है इसमें हीम होता है जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है एंड विच इज द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर ये कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर में कौन, प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर ये एंजाइम के साथ ना हो तो ये जो है इस रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ नेक्स्ट, coenzymes are also organic compounds but their association with the apoenzyme is only transient, usually occurring during the course of the catalysis. ठीक है, तो ये जो कोएंजाइम होते हैं ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ट्रांजिएंट एसोसिएशन विद एपोएंजाइम। तो जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे एपोएंजाइम से टाइटली बाउंड था, लेकिन यहाँ पे जो कोएंजाइम होते हैं वो सिर्फ ट्रांजिएंट
ही होते हैं और ये किस किस टाइम पे फॉर्म होंगे? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। जब कैटालिसिस रिएक्शन होगा तभी ये उससे जाकर के जुड़ेंगे, किससे? एपोएंजाइम पार्ट ऑफ द एंजाइम से, ठीक है? नहीं तो ये नहीं जुड़ेंगे इस तरह से, ठीक है? फर्दर furthermore coenzymes serve as cofactor in a number of different enzyme catalyzed reactions, ठीक है? तो ये जो कोएंजाइम होते हैं वो एज अ कोफैक्टर परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन में। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स, ठीक है? तो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम्स क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं, दैट इज कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD एंड NADP कंटेन विटामिन नियासिन, ठीक है? तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो कोएंजाइम है उसका एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट क्या होता है? विटामिन्स होता है। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAD एंड NADP। इसको आप याद करके रखिए क्योंकि आगे चैप्टर में ये जो है आने वाले हैं NAD NADP। ओके, नाउ तो इनमें क्या होता है? ये विटामिन कंटेन करते हैं और विटामिन का नाम क्या है? नियासिन विटामिन, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ तो ये किसके बारे में बात हो गया? कोएंजाइम के बारे में, ठीक है? दिस इज द अनदर कोफैक्टर। अब अनदर कोफैक्टर यहाँ पे क्या आएगा? मेटल आयंस। अ नंबर ऑफ enzymes require metal ions for their activity, which form coordination bond with the side chains at the active site and at the same time form one or more coordination bond with the substrate. That is, zinc is a cofactor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase. ठीक है? तो यहाँ पे अनदर कोफैक्टर के बारे में दिया गया है विच इज मेटल आयन। तो ये जो मेटल आयन है ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पे दो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल है मान के चलो और यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दे देगा, तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाता है, ठीक है? इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पे वन और मोर बॉन्ड्स विद सबस्ट्रेट। तो ये जो मेटल आयन है वो सबस्ट्रेट के साथ एक या एक से ज्यादा बॉन्ड तो बनाएगा ही, ठीक है? और विद द साइड फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो एक्टिव साइट में जो साइड चेन्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ भी ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोटियोलिटिक एंजाइम का दिया गया है विच इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है? प्रोटियोलिटिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। पेप्टाइडेज देखो पेप्टाइड बॉन्ड को ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो वहां पर कौन? जिंक जो है एज अ कोफैक्टर क्या करता है? काम करता है। कौन? जिंक। यहां तक बात समझ में आई? जिंक इज द मेटल आयन। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? कोफैक्टर के 3 टाइप जिसको हमने अच्छे से देख लिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कंप्लीट करेंगे? समरी। Although there is a bewildering diversity of living organisms, their chemical composition and metabolic reaction appear to be remarkably similar. तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, फिर भी जो है इनका केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन सिमिलर होता है। The elemental composition of living tissues and non-living matter appears also to be similar when analyzed qualitatively, ठीक है? तो जो एलिमेंटल कंपोजिशन है चाहे वो लिविंग टिश्यू का हो या नॉन लिविंग मैटर का हो, तो क्वालिटी वाइज वो अगर आप एनालाइज करेंगे तो वो भी आपको सिमिलर ही दिखाई देंगे, ठीक है? However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon, hydrogen, oxygen is higher in living system when compared to the inanimate matter. तो अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, जो कि एनिमेट मैटर होता है और एक यहाँ पे क्या आता है? इनएनिमेट मैटर, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग जिसको आप अर्थ क्रस्ट कह सकते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है लिविंग मैटर में या एनिमेट मैटर में जो है आपको ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू इनएनिमेट मैटर। इनएनिमेट का मतलब जो नॉन लिविंग है। द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वाटर। और जो मोस्ट अबंडेंट केमिकल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो क्या है? वाटर है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल molecular weight less than 1000 Dalton बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है? तो यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स हमने देखा था। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन 1000 डाल्टन, ठीक है? 800 से 1000 डाल्टन आपको देखने को मिलेगा।
Amino acids, monosaccharides and disaccharides, sugars, fatty acids, cholesterol, nucleotide, nucleosides and nitrogen base are some of the organic compounds are seen in living organism. ठीक है, तो ये सारी चीजें के बारे में हमने पढ़ा, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड से लेकर के यहाँ पे नाइट्रोजन बेस्ड जेनेटिक मटेरियल, तो वो सारे के सारे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं. There are 20 types of amino acid and 5 types of nucleotides. ठीक है, 20 टाइप ऑफ हमने अमीनो एसिड पढ़े, 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े. फैट्स एंड ऑयल्स आर ग्लिसराइड्स. ठीक है, तो फैट एंड ऑयल क्या होते हैं? ग्लिसराइड्स होते हैं, इन विच फैटी एसिड्स आर स्टेरिफाइड टू ग्लिसरॉल. तो ये सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल से बात की है. मैंने वहां पर आपको जो है एस्टरिफिकेशन भी पढ़ाया है. ठीक है. Phospholipids contain in addition phosphorylated nitrogenous compounds. See, that is the very very important line. अगर आप phospholipid का स्ट्रक्चर देखेंगे एनसीईआरटी के इमेज में, ठीक है, तो वहां पे आपको जो लेसिथिन का एग्जांपल दिया गया है, वहां पे आपको नाइट्रोजिनस, वहां पे आपको नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन जो एलिमेंट है वो आपको उसमें देखने को मिलेगा. और मैंने आपको वहां पे हाईलाइट करवाया था कि आपको ये याद रखना है कि फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजन है. ठीक है, और ये चीज यहाँ पे समरी में एज अ स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे इंक्लूडेड है. यहाँ तक बात समझ में आई? तो आपको याद रखना है कि ये जो फॉस्फोलिपिड होता है कंटेन इन एडिशन अ फॉस्फोराइलेटेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड. ठीक है. ओनली 3 types of macromolecules, protein, nucleic acid and polysaccharides are found in living system. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपको प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड जो है आपको लिविंग सिस्टम में देखने को मिलेगा. ठीक है. लिपिड्स बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद मेम्ब्रेन सेपरेट्स इन द मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन. ठीक है. मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपको लिपिड भी देखने को मिलेगा. अगर लिपिड के बारे में हमने देखा था कि वो कैसे मेम्ब्रेन का जो है क्लस्टर फॉर्म होकर के जो मैक्रोमोलिक्यूलर जो फ्रैक्शन होता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है, उसमें वो किस तरह से सेपरेट हो जाता है. ठीक है. अगर सिर्फ लिपिड की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, कम होता है. ठीक है, और वो स्ट्रिक्टली पॉलीमर भी नहीं होता है, इसीलिए जो है वो मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में आ जाता है, तो हम उसको एज ए एक्सेप्शन क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं. यहाँ तक बात समझ में आई? ओके. बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स. बायोमैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर डिफरेंट. Proteins are heteropolymers made up of amino acid, nucleic acid, RNA, DNA are composed of nucleotides. Biomacromolecules have hierarchy of structures. देखो, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कैसे जो है बायोमैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक से बने हुए होते हैं. प्रोटीन्स हेट्रोपॉलीमर होते हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलकर के वो बने होते हैं. फिर हमने होमोपॉलीमर के बारे में भी बात की थी. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आता है? आरएनए एंड डीएनए आता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं. इसके बारे में भी हमने बात की थी. ठीक है. नाउ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैव अ हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर्स, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. ठीक है, तो इनके पास जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. और प्राइमरी से लेकर क्वाटरनरी तक हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई की थी. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड सर्व एज जेनेटिक मटेरियल. तो न्यूक्लिक एसिड जो है जेनेटिक मटेरियल होता है. Polysaccharides are components of cell wall in plants, fungi and also the exoskeleton of arthropods. तो ये सब के बारे में हमने देखा था. ठीक है, कि कौन कौन से पॉलीसेकेराइड जो है सेल वॉल में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट है. दे ऑल्सो आर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं. तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च प्लांट में आपको देखने को मिलता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में. प्रोटीन सर्व अ वैरायटी ऑफ सेल्यूलर फंक्शंस. ठीक है, तो प्रोटीन जो है बहुत सारा सेल्यूलर फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मेनी ऑफ देम आर एंजाइम. ठीक है, तो मेनी ऑफ देम दीज प्रोटीन जो कि सेल्यूलर फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कौन है? एंजाइम है. सम आर एंटीबॉडीज, कुछ एंटीबॉडीज हैं. सम आर रिसेप्टर्स, सम आर हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स में इंसुलिन हार्मोन था. ठीक है. एंड अदर्स आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. तो ये जो है एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है. ठीक है, प्रोटीन के जहाँ पे प्रोटीन वाला सेक्शन है उसके बगल में, तो ये वहां से लिया गया है ये सारी चीजें. कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड. सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. कोलाजन जो है पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन है. लेकिन
अगर हम पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो वहां पे राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को एंजाइम इज द मोस्ट abundant प्रोटीन इन द होल of the biosphere. Enzymes are proteins which catalyze biochemical reaction in the cells. ठीक है, तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं इनसाइड द सेल। राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड विद कैटालिटिक पावर। तो राइबोजाइम जो है एंजाइम नहीं होते, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लेकिन वो उनमें कैटालिटिक पावर होती है। प्रोटीनेशियस एंजाइम एग्जिबिट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। तो जो प्रोटीनेशियस एंजाइम होते हैं उनमें सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होती है, रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच फॉर द मैक्सिमल एक्टिविटी। दे आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर में डीनेचर हो जाएंगे। एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड इनहेंसेस द ग्रेटली द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एंजाइम क्या करता है? जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर कर देता है, कम कर देता है, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूक्लिक एसिड्स कैरीड हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एंड आर पास्ड ऑन द फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू प्रोजेनी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सेल डिवाइड होता है, तो सेल डिवाइड होता है तो ये जो डीएनए आरएनए होता है वही तो इसमें क्या होता है? पास होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन रखता है एंड पास फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन टू प्रोजेनी जनरेशन। ठीक है, सो दैट इज दी ऑल अबाउट दी बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, इसके जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड ऑन गेट साइंस अदला यूट्यूब चैनल।